कर ली है। इसके बाद में अपन देखेंगे अभी 26 क्वेश्चन। ठीक है, आओ फिर सीधा क्वेश्चन करते हैं अपन। पहला अच्छा 26 क्या है कि प्रतिवर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय और जनजाति पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान या त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं। ठीक है, कोई एक विशिष्ट समुदाय या जनजाति है, वो पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण और महीने भर चलने वाला एक अभियान या त्योहार है। उसके दौरान ये फलदार वृक्षों का की पौधों की जो पौध होती है उसका वो रोपण कर दे। इसमें से कौन सा समुदाय या जनजाति है ये ऐसा करता है? हालांकि ये क्वेश्चन 2014 का है और उस समय थोड़ा सा न्यूज में था ये। उस वजह से क्या हुआ कि उस समय उस जिन लोगों ने पेपर दिया वो आसानी से कर सकते थे इस क्वेश्चन को। बट जनरली थोड़ा सा टफ हो जाता, टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें सीन क्या था, इसमें जो गोंड और कोरकू जो जनजाति है ये ऐसा करते हैं। ठीक है, ये एक महीने भर क्या है कि पौधारोपण करते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट के हिसाब से भी बढ़िया ही है। तो गोंड और कोरकू करते हैं। अब इसमें देखने वाली चीज ये है कि जैसे भूटिया जनजाति है तो ये कहाँ कहाँ पर है। तो ये आपकी वेस्ट बंगाल में है, सिक्किम में है, और इसके अलावा ये त्रिपुरा में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? वेस्ट बंगाल, सिक्किम और त्रिपुरा में। इसके अलावा आपका जो लेपचा जो जनजाति है, लेपचा जनजाति जो नॉर्मली है वो पाई जाती है मेघालय में। ठीक है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में और भूटान, तो चलो आउट ऑफ इंडिया हो गया, सिक्किम में भी मिलती है ये। ठीक है, इसमें भूटान लिख लो भाई। ठीक है, तो लेपचा भूटान में मिलती है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में मिलती है। ठीक है, ये जनजाति यहाँ पे निवास करती है। गोंड जनजाति जो है वो अब मतलब बहुत बेसिक है यार। गोंड जनजाति तो आप जानते हैं कहाँ कहाँ मिलती है कोई आइडिया? कोई आइडिया? एमपी, एमएच यानी महाराष्ट्र, तेलंगाना, इसके अलावा अ, आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसके अलावा बिहार और इसके अलावा उड़ीसा। ठीक है, कहाँ पे मिलती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में ये मिलती है। ओके, तो साथ साथ में याद कर लो। अब रीजन क्या है कि यूपीएससी जो पीवाईक्यू को फॉलो तो करती है, और फिर से अगर इन्होंने ऐसा पूछ लिया, यूपीएससी का तो काम ही है ये भाई, सवाल तो पूछेगी। तो कहाँ मतलब ये वाली कहाँ कहाँ पे मिलती है गोंड? तो मध्य प्रदेश में मिलती है, महाराष्ट्र में मिलती है, इसके अलावा तेलंगाना में मिलती है, बिहार और उड़ीसा में मिलती है। तो कोरकू भी लगभग इसी रेंज में मिलेगी जो जहाँ ये वाले स्टेट है। तो कोरकू जो है वो जनरली महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा चलो मैं इसको मिटा ही देता हूँ ना यार, पता तो लगेगा आपको। इसके अलावा कौन सी आगे? इरूला, इरूला ट्राइब जो है, कोई आइडिया है आपको? अगर आइडिया है तो 2-3 सेकंड, 5 सेकंड ले लो आप। इसके बाद में मैं बताता हूँ फिर कहाँ कहाँ पे मिलती है। हुआ, चलो बताते हैं। इरूला जो है आपकी, ये आपके तमिलनाडु में, केरला में और इसके अलावा कर्नाटका में यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। ठीक है, और इसके बाद में तोड़ा, तोड़ा जो जनजाति है वो फिर कोशिश रहेगी किसी के आसपास में मिले, क्योंकि जोड़ा इन्होंने ऐसे बना के दिया है। तो ये आपकी तमिलनाडु के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, सहरिया जो ट्राइब है, सहरिया ट्राइब राजस्थान वाले जो है, क्या अनुमान लगा सकते हो कि रास्ता में सहरिया मिलती है? 12 में सबसे ज्यादा मिलती है सहरिया। ठीक है, तो ये आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, इस वाले में रीजन में ये मिलती है, जनरली मिलती है ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर आएगी कि अगरिया कहाँ मिलती है, तो वही वाली बात कि जब एक हमें ध्यान हो तो थोड़ा सा तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद दूसरे वाले भी उसी के आसपास ही होंगे, है ना। तो अगरिया जो ट्राइबल है वो भी ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इस रीजन में मिलती है, तो आसपास का मामला है। ठीक है, तो इसमें जो फलदार वृक्ष लगाते हैं महीने भर, ये कौन कौन से लगाते हैं? गोंड और कोरकू लगाते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे आ जाओ। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमी शुरू हो गई यहाँ पे। इसमें क्या है कि विक्रय कर जिसका भुगतान आप टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं इनमें से किस प्रकार का है? ठीक है, तो जब भी हम कोई टूथपेस्ट खरीदते हैं
तो उस पर जो सेल्स टैक्स लगता है वो किस प्रकार का है? क्या केंद्र सरकार उसको आरोपित करता है? केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किंतु राज्य द्वारा संग्रहित। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ऐसा क्यों? जब केंद्र लगा रहा है, राज्य क्यों उसको संग्रह करेगा? राज्य द्वारा आरोपित किंतु केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित, इसमें राज्य सरकार तो बेचारा बन जाएगा ना बिल्कुल, कि हम लगा रहे हैं और आप वसूल रहे हो। राज्य द्वारा आरोपित और संग्रहित कर, ठीक है, स्टेट ही लगाएगा और स्टेट ही उसको कलेक्शन करेगा, ठीक है। किसी भी टूथपेस्ट पे कर जो है वो क्या होता है कि किसी स्टेट द्वारा आरोपित होता है और वही उसको कलेक्ट करता है, ठीक है। जोखिम पूंजी से क्या अभिप्राय है आपका? उद्योगों को उपलब्ध कराई गई अल्पकालीन पूंजी, ठीक है। नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी, उद्योगों को हानि उठाते समय उपलब्ध कराई गई निधियां, और उद्योगों के प्रतिस्थापन एवं नवीकरण के लिए उपलब्ध कराई गई निधियां। तो कह रहा है कि जोखिम पूंजी, ठीक है, रिस्क कैपिटल बोलते, क्या बोलते हैं इसे अभी ना, वेंचर कैपिटल, सॉरी रिस्क कैपिटल नहीं होता, वेंचर कैपिटल, ठीक है। अब वेंचर कैपिटल से साफ साफ मतलब है कि जो भी नए नए उद्योग हैं उनको उपलब्ध कराई गई लॉन्ग टर्म के लिए जो प्रारंभिक पूंजी है। भाई आपने कोई एक उद्योग लगाया और आपको कह दिया कि 10 साल तक आप इसको आराम से लौटा देना। अब इस बात की गारंटी थोड़ी है यार कि जो फैक्ट्री हमने लगाई है वो चली पड़ेगी, नहीं ना, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। वो फेल हो गई तो भाई फिर क्या है कि वो पैसा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, डूब जाएगा। तो इसलिए जोखिम पूंजी क्या होती है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो प्रारंभिक पूंजी पूंजी दी जाती है नए उद्यमियों को, वो जोखिम पूंजी वेंचर कैपिटल कहलाती है, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना कोई आइडिया है आपको? ठीक है, नहीं आइडिया तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे संधारणीय, धारणीय, ये वाले शब्द जो है वो बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। समय समावेशी विकास, समावेशन, वीके समावेशन, इस तरह के वर्ड ज्यादा यूज हो रहे हैं वर्तमान में, पिछले 8 10 12 सालों में। मोदी गवर्नमेंट का तो ये बहुत ही फेवरेट है ये दोनों वर्ड, ठीक है। तो इसमें तेज विकास होना चाहिए, धारणीय और ज्यादा समावेशी विकास होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। वैसे समावेशी विकास इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, बट हमें ध्यान रखना कि तीव्रतर की भी बात की गई है, ओके। और ज्यादा समावेशी विकास। बैलेंस ऑफ पेमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे किनसे चालू खाता बनता है? ठीक है, इनमें से कौन कौन से हैं जिनसे चालू खाता बनता है, करंट अकाउंट इनसे बनता है, ठीक है। तो आओ इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि व्यापार संतुलन, ठीक है, अंग्रेजी में क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, बनता है। फॉरेन एसेट का इसमें कोई वो नहीं है, कोई रोल नहीं होता फॉरेन एसेट का। बैलेंस ऑफ इनविजिबल, अब देखो इसमें दो दो वर्ड है वो एक जैसे, एक तो ये बैलेंस और यहाँ पे भी बैलेंस, है ना। तो सिमिलर जब हाँ वर्ड आते हैं तो जनरली ये संभावना बन जाती है कि हाँ दोनों पास पास में है, एक दूसरे को क्रॉस तो नहीं करेंगे, साथ साथ ही चलेंगे। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और इनविजिबल जो है, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, ये वाले करंट अकाउंट में शामिल होते हैं। स्पेशल ड्रॉइंग राइट, तो स्पेशल चीज है तो स्पेशल मामले में ऐड होगी ना। करंट अकाउंट में इसका क्या रोल है? तो 4 नंबर इसमें नहीं होगा। और फॉरेन एसेट का जनरली करंट अकाउंट में कोई रोल नहीं होता। तो जैसे आप दो काटोगे, दो ये काट दोगे और फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ इनविजिबल जो है वो आपका सही हो जाएगा इसमें। यानी कि व्यापार संतुलन और आदर्शों का संतुलन जो है आप करोगे तो वो चालू खाता उससे बनता है। विशेष आहरण अधिकार ये इसमें नहीं होगा। और विदेशी परिसंपत्तियां चालू खाते में कब कहाँ कहाँ शामिल होती है? तो जैसे आप दो काट दोगे, चार तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, एक और तीन बचेगा आपका, ठीक है। इसके बाद में देखिए कि सीमांत स्थायी सुविधा दर, अब इसका अंग्रेजी देखना पड़ेगा मुझे एक बार, MSFR, ठीक है, एंड नेट डिमांड एंड टाइमलाइन लायबिलिटी, ठीक है। सीमांत स्थायी सुविधा दर एवं निवल मांग एवं सावधि देयताएं, पदबंध कभी कभी समाचार में हमें दिखते हैं, इसमें एक मतलब किसकी रिफरेंस में इनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना। अब देखो, अब चारों में आर आर, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MCLR, SLR, अभी हमने MSFR पढ़ी है, MCLR भी होती है, ठीक है। तो ये सारे जो है टर्म किसके हैं? बैंकिंग के है ना। सोशल नेटवर्किंग साइड में, युद्ध में और कृषि में इन सब का यूज हम नहीं करते हैं, कभी नहीं करते, ठीक है। इस तरह की जो वर्डिंग है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेट और नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, लायबिलिटीज तो वैसे भी इकोनॉमी का हो गया। इकोनॉमी वाला काम कौन करता है? बैंकिंग करता है। तो सीधा मारो क्वेश्चन। तो ये 10 सेकंड से भी कम समय लेने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ठीक है। शाखा रहित क्षेत्रों में व्यावसायिक संवाददाताओं, बैंक साथी की सेवाओं द्वारा लाभार्थी को कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है? शाखा रहित क्षेत्रों में जहां ब्रांचेस नहीं है वहां पे, ठीक है। तो ये क्या क्या करते हैं? कौन? बैंक साथी, ठीक है। बैंक साथी क्या क्या करते हैं? ये लाभार्थियों को अपने गांव में अपने सहाय और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने योग्य बनाती है, ठीक है।
यह ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को धनराशि जमा करने और आहरण करने योग्य बनाती है। ठीक है, इजी तो है स्टेटमेंट। इट इनेबल्स द बेनिफिशरीज टू ड्रॉ देयर सब्सिडीज एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इन देयर विलेजेस। ठीक है, ब्रांचेस नहीं है बट जो बैंक्स आती है वो ये काम ज्यादा इजी कर दे, क्योंकि ब्रांचेस नहीं है तो इनसे ही बैंक्स आती है, उससे काम ये करवा लिया जाता है। इट इनेबल्स द बेनिफिशरीज द रूरल एरियाज टू मेक डिपॉजिट। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ओवरऑल बेनिफिशियरी की बात कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में लाभ प्रदान करने की बात करता है, उनको उनके वित्तीय समावेशन की बात कर रहा है, बैंकिंग रिलेटेड जितने भी फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करवाने की बात कर रहा है, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी बेनिफिट्स है वो प्रदान करने की बात कर रहा है। तो ये दोनों काम तो जब शाखा नहीं है तो बैंक साथी के थ्रू क्या है, दोनों काम करवा लिए जाते हैं। इसमें आपका एक और दो दोनों हो जाएगा। इसमें क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सांविधिक आरक्षित आवश्यकताओं का उद्देश्य है? मुझे अंग्रेजी देखनी पड़ेगी। SRR, स्टेचुअरी रिजर्व रिक्वायरमेंट। ठीक है, सांविधिक आरक्षित आवश्यकताएं बैंकों को केंद्रीय बैंक को बैंकों द्वारा निर्मित की जाने जा सकने वाले अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, बैंकों में जनता की जमा राशियों को सुरक्षित एवं तरल रखना। ठीक है, व्यवसायिक बैंकों को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना। ये फर्जी का स्टेटमेंट है, फालतू का स्टेटमेंट है, बैंक ऐसा कभी कोई काम नहीं करती है। ठीक है, फालतू का स्टेटमेंट है तो आपका एक दो और दो और तीन, ये दोनों सॉरी COD दोनों गलत हो गए। बैंकों को दिन प्रतिदिन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नगद वॉल्ट कैश रखने को बाध्य करना। ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, वो रिजर्व मामला रहता है कि किस तरह से रिजर्व में अपन रख करके और मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो सांविधिक आरक्षित आवश्यकता का उद्देश्य ये होता है कि केंद्रीय बैंकों को बैंकों द्वारा जो निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम जो राशियां पर नियंत्रण रखने की सक्षमता प्रदान करना। RBI कंट्रोल रखे उस पर, ताकि बैंक अपने हिसाब से मनमानी ना करे। ठीक है, और जनता की राशि को सुरक्षित रखना, तरल करना, ये इसका काम नहीं है, इसमें नहीं आता ये। वो इसके लिए अलग दूसरी टर्म्स होती है, जैसे RR होगी, CRR सॉरी RRR हो गई, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट हो गई। तो इसमें आपका स्टेटमेंट एक नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो होगा नहीं। जो लिक्विडिटी को तरल लगता है, लिक्विडिटी को तरल रखने के लिए और भी बहुत सारे जैसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मापदंड जो तरीके हैं वो अपनाती है RBI, जिसमें जैसे RR को बढ़ा देगा, यानी रिवर्स रेपो रेट को कम ज्यादा कर देगा, रेपो रेट को कम ज्यादा कर देगा, बैंक रेट को कम ज्यादा करना। ठीक है, तो ये बैंकों पे कंट्रोल, तो ठीक है, तो बैंकों में जनता की जमा राशि को सुरक्षा रखने सुरक्षित रखना और तरल रखना ये इसका काम है नहीं। ठीक है, ये और इसमें ये वैसे भी फर्जी है, क्यों कमाने से रोकेगी भाई। ठीक है, तो आपका इस तरह से इसमें एक स्टेटमेंट हो जाएगा सही। हाल ही में जन विद्रोह जिसे अरब स्प्रिंग, भाई ये मतलब बेसिक 2014 का क्वेश्चन है, बट जनरली क्या है कि अरब वाला जो पूरा एरिया है और अफ्रीका का जो पूरा एरिया, वो जनरली UPSC को बहुत अच्छा लगता है, वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो जो आपका अरब स्प्रिंग जो है, ये आपका ट्यूनेशिया में मतलब मूलतः इसकी शुरुआत हुई थी उस समय, तो आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है। सीरिया से भी UPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है, लेबनान भी UPSC पूछती रहती है, इजिप्ट का भी मामला फंसता रहता है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब देखिए कि इसमें पूछता है कि आर्कटिक काउंसिल के सदस्य इसमें से कौन कौन से। आर्कटिक काउंसिल, तो देखिए आर्कटिक जो मामला फंसता है ऊपर पृथ्वी में सबसे ऊपर की ओर, यहाँ पे तो आर्कटिक महासागर। ठीक है, अब देखिए चीन क्या है कि इसमें थोड़ा सा ट्रिकी, तो इसके आसपास वाले जो देश होंगे वही इस पे ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, अब इसमें आप अगर देखने की कोशिश करोगे ना, तो क्योंकि डेनमार्क जो नॉर्डिक कंट्री है वो तो इसमें मामला फंसेगा ही फंसेगा, डेनमार्क तो होगा ही होगा। तो मतलब जिसमें डेनमार्क नहीं है उसको काट दो। अब एक देखो, तीन ऑप्शन में भी इसकी प्रायोरिटी भी ज्यादा आ रही है। ठीक है, जापान इस एरिया में रीजन में नहीं है, वो एशिया रीजन में है और थोड़ा दूर है। एक बार के लिए मैं इसको काट भी लूं कि जापान तो नहीं होगा, तो इसमें फिर ये मामला भी कट रहा है। जनरली ये देखा गया है कि जहां यूनाइटेड स्टेट और फिर यूके, यूके भी होगा आपका, क्योंकि यूके से जस्ट थोड़ा ऊपर ये आर्कटिक सागर है, तो यूके भी होगा। तो जिसमें चार है, तो जिसमें एक है और चार है, जहां मामला एक और चार वाला फंसे वो आपका आंसर, सॉरी गलत कर दिया यहाँ पे।